हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11 के लॉजिकली चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वेक्टर्स। मैंने क्यों कहा बच्चों लॉजिकली नंबर 1? बिकॉज ठीक इसके पहले चैप्टर नंबर 0, मैं जिसे कहता हूं वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं चैप्टर 0 क्या कहता हूं भाई, ये सारे बच्चों को जानना ही चाहिए, आना ही चाहिए। पर कहीं ना कहीं क्लास 7, 8, 9 हम लोग पढ़ते आए हैं कुछ ना कुछ इसके बारे में। हम लोग यूनिट्स के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी की है। हम लोग ने स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर के बारे में बातें पहले भी कभी की है। शायद हम लोग ने थोड़ी बहुत एरर्स के बारे में बातें जानी है या फिर नहीं भी जानी है, पर इन सारी चीज़ों को लेकर, डायमेंशंस को लेकर सारी बातें एक साथ करेंगे। पर कुछ दिन बाद जब हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम लोग क्लास 10 तक देखे थे, बट कई सारे और भी क्वांटिटीज़ आने को है भाई, उनकी जानकारी लेने के बाद ही करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर कुछ दिन बात करेंगे और फिजिक्स के नए नए टर्म्स, क्वांटिटीज जान जाओ, फिर शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर्स, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सब एकदम गियर्ड अप हैं, हम लोग सब रेडी हैं चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स। सबसे पहली बात, व्हाट आर दी फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग को जानना होगा कि इस चैप्टर का नीड क्या है। बच्चों, क्लास 10 तक, इसके पहले हम लोगों ने क्वांटिटीज में बातें की हैं, है ना। हम लोगों ने बात की है, हम लोग ने बात की है कि भाई वेट एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर नापना, है ना भाई। कोरोना टाइम चल रहा है, लोग अपना टेम्परेचर नापवाते हैं, है कि नहीं। हम लोग थर्मोसेंसर्स चेक करते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो टेम्परेचर भी एक, हम लोग कहते हैं कि ये भी एक मेजरेबल थिंग है, तो ये भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी चीज को वजन किया जा रहा है, किसी का मास बताया जा रहा है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूं कि भाई किसी के बीट रेट को चेक किया जा रहा है, वो भी एक क्वांटिटी है। मैं जितनी भी चीजों को एग्जांपल में दिया हूं, एक्सेप्ट ये इमोशन, सारी चीजों को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। भाई जो भी क्वांटिटी जिन्हें भी हम लोग माप सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कई चीजों को हम लोग माप नहीं सकते हैं, खुश होना, दुखी होना, गुस्सा आना, इनका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, इनके लिए कोई यूनिट नहीं बनाई गई है, इनके लिए कोई स्टैंडर्ड, कोई फ्रेमवर्क नहीं किया गया कि भाई अच्छा इतने गुस्सा हो, या अच्छा इतने खुश हो, कम खुश हो, ज्यादा खुश हो, बस यही बोलते हैं। हम लोग को इसको लेवल या कोई स्केलिंग नहीं की है। तो बच्चों, जिसे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अपने आसपास हम लोग जितने भी क्वांटिटी को देखते हैं बच्चों, उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 भाग में, स्केलर एंड वेक्टर, है कि नहीं। हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, मेरे आसपास जितने भी क्वांटिटीज होती है वो 2 तरीके से डिवाइड की जा सकती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, स्केलर क्या हो गया? स्केलर हो गया कि अगर मैं कोई चीज को मेजर करता हूं और उसे मेजर करते वक्त मुझे ये देखना पड़ता है कि भाई क्या उसमें सिर्फ वैल्यू ही बताने से काम पूरा हो जा रहा है ना। मैं अगर सिर्फ वैल्यू बता दूं तो अगर काम पूरा हो जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं भाई अच्छा मेरे पास 10 केजी चीनी है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखा 10 मीटर पर सेकेंड है, या फिर मैं बात करता हूं उस बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री है ना, या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें जब बताते वक्त सिर्फ हम लोग को वैल्यू बताना पड़ता है, उसे हमें यूनिट बताना पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहली बात तो जिसे भी मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर बताते वक्त हम लोग को सिर्फ वैल्यू की बात करनी होती है, बताना होता है कि भाई उसमें कितनी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू। ठीक है, वहीं पर कुछ क्वांटिटी को बताते वक्त हम लोग को वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, तब हम लोग कहेंगे वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिन क्वांटिटी को बताते वक्त मुझे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोर्ड पर एक बेसिक सा एग्जांपल रखा है कि अगर एक आदमी, 2 आदमी के बीच में एक दूरी है 50 मीटर की, मुझे बताते वक्त बोलना पड़ा कि भाई दीज 2 पीपल हैव अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन देम। इन 2 व्यक्ति के बीच में 50 मीटर की दूरी है। वहीं पर जब ये आदमी इस तरफ गया, तब दोनों के बीच की दूरी हो गई अब 30 मीटर। वहीं पर यही आदमी अगर उल्टे तरफ जाता, तो बच्चों दूरी बढ़ जाती है 50 + 20 70 मीटर। तो जब बात मैंने किया डिस्टेंस का बच्चों, आपसी दूरी की, तब हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू की बात की।
पर जब मैंने इस व्यक्ति की बात की कि व्यक्ति इस तरफ गया या व्यक्ति इस तरफ गया, यहां से इस तरफ डिस्प्लेस हुआ या फिर यहां से इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, तब मैंने बताते वक्त कि 20 मीटर डिस्प्लेस किया, मैंने साथ में डायरेक्शन भी बताया, तब मैं बता पाया कि आपसी दूरी अब हो गई है 30 मीटर। ठीक है, तो मुझे यहां समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपस में दूरी क्या है, मुझे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि आंसर बदलता अगर वो 20 मीटर इधर जाता तो। जब इधर गया तो 30 मीटर की दूरी है, जब इधर जाता तो 70 मीटर की दूरी बन जाती। समझ आ रहा है? तो वैल्यू बताते वक्त, है ना, मुझे डायरेक्शन में बताना पड़ा। वैल्यू को हम लोग यहां पर मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जनरली साइंटिफिक टर्म की तरह ले लो, साइंस हम लोग मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे, साइंटिफिक टर्म नहीं है, मतलब ये टर्म ज्यादा यूज किया जाता है कि मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ा। जिस क्वांटिटी को बताते वक्त मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है बच्चों, हम लोग उसे ही कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और एग्जांपल एक और है अपने पास। यहां पर अगर एक गाड़ी की मुझे बात बतानी है कि भाई गाड़ी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, पर मैंने अगर बताया 20 मीटर पर सेकंड उस तरफ, डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मैंने अगर डायरेक्शन भी साथ में साइन कर दिया कंप्लीट सेंस देने के लिए, मैं कहूंगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अपने जानते हैं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वहीं पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज सिंपली कि भाई कितनी तेज जा रहे हो, हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, कितनी तेजी से इस तरफ जा रहे हो। वहीं पे वेलोसिटी क्या है बच्चों कि भाई किस तरफ उस स्पीड से जा रहे हो, डायरेक्शन भी बताना पड़ा। तो क्या है कि हम लोगों ने आज तक ज्यादातर बातें की हैं स्केलर पर, या तो बात की है वेक्टर पर, बट तब बात की जब वो वेक्टर एक ही लाइन पर था। मतलब जैसे हम लोगों ने बात की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉल ऊपर फेंका जा रहा है या बॉल नीचे फेंका जा रहा है, और इसी लाइन में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी है बट एक ही लाइन पर है। मैं बता रहा हूं हम लोगों ने अभी तक बात किया है स्केलर पर ज्यादातर, या तो बात किया है वेक्टर्स पर सिर्फ एक लाइन पर। मेरे आसपास ढेरों तरह की क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, जहां पे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन तो है, पर डायरेक्शन तो रैंडमली किसी भी तरफ हो सकता है। वैसे क्वांटिटीज पर हम लोगों ने ज्यादा काम नहीं किया है, ज्यादा हम लोगों ने डील नहीं किया है, ज्यादा मैथमेटिक्स उस पर नहीं किया है। इस चैप्टर में हम लोग वो सारे मैथमेटिक्स जो वेक्टर से रिलेटेड हैं वो सीखने वाले हैं। चलो उस पर बातें आगे करते हैं, पर अभी ये समझते हैं कि किन किन क्वांटिटी को हम लोग स्केलर में काउंट कर सकते हैं इन जनरल, जो बहुत ज्यादा हम लोग के आसपास दिखता है। ठीक है, सबसे पहला मुझे दिखता है मास। बच्चों मैं समझता हूं मास के बारे में सब लोग समझ रहे हैं। मैं बोल रहा था ना भाई मेरे घर में अगर आलू आया, मैंने बोला भाई मैं 5 kg आलू ले आया, तो मैंने मास की बात की आलू की। ठीक है, मुझे नहीं बताना है कि वो किस तरफ आया आलू। अब आलू में कोई डायरेक्शन की बात नहीं करनी मुझे मास बताते वक्त। 5 kg आलू है, बात खत्म, सेंस आ गया, मीनिंग आ गया। इन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनसे रिलेटेड मैथमेटिक्स हम जानते हैं, इनको ऐड कैसे करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मान लो मैंने 5 kg आलू मैं लेके आया और फिर मैं और 1 kg आलू ले आया, तो क्या हुआ भाई 5 kg प्लस 1 kg, मेरे पास कितने हो गए 6 kg। ठीक है, तो पहली बात ये मेजरेबल है, बोलकर ये फिजिकल क्वांटिटी है, और इसे बताते वक्त, इसे मेजर करते वक्त मुझे सिर्फ वैल्यू की बात करनी है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैं कहूंगा भाई ये क्या है, ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। मतलब द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। आया ना, समझ में आ रहा है सबको? अब मैंने और एग्जांपल्स रखे हैं डिस्टेंस के, स्पीड के, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम। बच्चों ये सारे बताते वक्त मैं बताता हूं डिस्टेंस। मैं बोल रहा हूं भाई मैंने 5 मीटर मैं वॉक किया, मैं एक पार्क में गया भाई, सुबह के समय मुझे जॉग करना था, मैं जॉगिंग करने गया, मैंने उधर में करीबन 2 किलोमीटर दौड़ा, या फिर मैंने 4 चक्कर लगाया, मैंने कैलकुलेट किया, हाँ भाई मेरे पास स्मार्ट वॉच है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि मैं 4 किलोमीटर दौड़ा। मुझे ये नहीं पता मैं 4 किलोमीटर किस तरफ दौड़ा, पर मैंने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस बताते वक्त मुझे सिर्फ वैल्यू बताना था, 4 किलोमीटर, किस तरफ नहीं बताना पड़ा। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वहीं पर स्पीड के साथ वही थोड़ी देर पहले बात की कि जैसे ये पीछे वाली एग्जांपल जो थी कि भाई मैं अगर स्पीड बता रहा हूं, मैंने क्या लिखा है, हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, ये मेजर करता है, ये नहीं बताता है किस तरफ जा रहे हो। गाड़ी कितनी तेज चल रही है ना, स्पीडोमीटर वो बताता है, जो गाड़ी में एक मीटर होता है ना स्पीडोमीटर, वो बताता है कितना तेज चल रहे हो। उसमें ओडोमीटर होता है, बताता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, एक और मीटर होता है वो बताता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, पर किस तरफ गए वो नहीं बताता है, वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। तो अपने कहते हैं भाई ये सारी क्वांटिटीज क्या है, स्केलर, बिकॉज इसे बताते वक्त मुझे सिर्फ वैल्यू बताना होता है। वॉल्यूम समझते हो भाई, है ना, वॉल्यूम समझते हो। अगर मैं 1 लीटर का एक पानी का बॉटल लेता हूं,
मैं बताता हूँ ये 1 लीटर का है, मुझे बस 1 लीटर बताने से मेरा मीनिंग कंप्लीट, कितना वॉल्यूम है उसमें, कितना स्पेस है अंदर में, मुझे पता लग गया, ठीक है ना। मतलब ये भी एक स्केलर है। प्रेशर, हालांकि मैं प्रेशर को लेकर यहां पे बात नहीं करना चाह रहा था, फिर भी मैंने प्रेशर का जिक्र किया। प्रेशर को बहुत लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। टेंसर मतलब अगर डिटेल में समझो तो अपने पास 3 क्लासिफिकेशन है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब ये टेंसर के बारे में बातें अपने इस लेवल पे नहीं करते हैं। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसे बताते वक्त हम लोग बताते हैं कि इसमें वैल्यू है, डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन कुछ कंडीशनल डिपेंडेंट है, या उसकी वैल्यू भी कुछ कंडीशनल डिपेंडेंट है। मैं समय से बात करूंगा इस बारे में, फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने प्रेशर पर बात करना है आगे, जब मैं फ्लूइड्स की बात करूंगा तब मैं बताऊंगा प्रेशर को टेंसर मैंने क्यों कहा था आज, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक एग्जांपल आता है, और भी एग्जांपल्स है, बट अभी अपने ना स्केलर और वेक्टर लेके चलते हैं कि अपने पास 2 ही क्वांटिटी होती है, एक को बताते वक्त सिर्फ वैल्यू बताना है, एक को बताते वक्त वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर नापना और टाइम है ना, टाइम भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, टाइम एक ही तरफ जा रहा है, समय बीतता ही जा रहा है ना, जो भी हो। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के, भाई हीरो के बारे में बात करना, जो हम लोग का मेन क्लाइमैक्स है, जो हम लोग का मेन फोकस है इस चैप्टर का, वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिन क्वांटिटी में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब हालांकि इसके साथ साथ ना मुझे एक और बात बताना है, कुछ लॉज ऑफ एडिशन होते हैं वेक्टर के, जो क्वांटिटी वो फॉलो करे उसे ही हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मैं इस बारे में आगे बात कर रहा हूं, पर अभी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन होगा तब हम लोग कह देंगे कि शायद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल वेलोसिटी, एग्जांपल फोर्स। वेलोसिटी मैंने बताया ना, मैं बोल रहा हूं भाई 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जाना, एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैंने बताया फोर्स, मैं अगर एक बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं, मैं किसी बॉडी को धक्का मारा, किस तरफ मारा, मैंने बोला भाई 5 न्यूटन का फोर्स मैंने दिया, पर इस तरफ दिया। 10 न्यूटन का फोर्स दिया मैंने ऊपर की तरफ दिया। तो मैं जब फोर्स की बात करता हूं बच्चों, तो वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी एक अच्छा क्वांटिटी एग्जांपल रहेगा वेक्टर का, वेलोसिटी भी एक अच्छी एग्जांपल रहेगी, एक्सेलरेशन भी एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, और डिस्प्लेसमेंट भी। एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, वो बहुत ईजी सी बात है भाई। हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, शायद ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं बोलता हूं अगर फोर्स किसी तरफ है, तो अगर मैंने धक्का इस तरफ मारा तो बॉडी उसी तरफ एक्सेलरेट भी कर रही है। तो एक्सेलरेशन की जब बात हम लोग करते हैं जनरली, हाँ, तो वैल्यू बताते वक्त हम लोग डायरेक्शन की बात भी करते हैं साथ में, ठीक है। वो भी एक वेक्टर है, मैं इस पर और बात करूंगा। डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात की थोड़े पहले ही, आई गेस एग्जांपल याद होगा सबको। यहां पर मैंने बताया कि भाई ये प्राणी 20 मीटर इधर गया, है ना, तो अब डिस्प्लेसमेंट ये 20 मीटर जब किया इस तरफ, तब आपस की डिस्टेंस 30 मीटर है। वही अगर ये इस तरफ डिस्प्लेस करता तो आपसी दूरी 70 मीटर की हो जाती है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई वेक्टर्स के क्या क्या एग्जांपल्स है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज में बताते वक्त वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटी ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई एक और तरीका है समझने का कि वो क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक लॉस पढ़ाया जाएगा बच्चों, हम लोग कुछ बेसिक लॉस समझेंगे, है ना, उनको रियलाइज करेंगे कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू और डायरेक्शन होता है, पर वो ये लॉ फॉलो ना करे, तो वो भी एक वेक्टर नहीं है। देखो, इस चैप्टर का बेसिक एजेंडा बच्चों यही है कि तुम लोग को रियलाइज करना है कि तुमने वेक्टर्स के मैथ्स या वेक्टर्स की अरिथमेटिक नहीं सीखी है अभी तक। मतलब तुम्हें पता है कि 3 + 3 6 होता है जब से वैल्यू की बात हो, पर मैं वहीं पर अगर मैं कहीं पर हूं, मैं कहीं 3 मीटर गया इस तरफ, और फिर मैं 3 मीटर इस तरफ गया, तो अब ये 3 + 3 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कुछ और है। वहीं पे मैंने 3 और 3 मैं इस तरफ जाता, मैं 3 इधर जाके मैं फिर 3 मीटर इस तरफ जाता, तब कुछ और डिस्प्लेसमेंट होता, और मैं 3 इधर जाके फिर मैं 3 इधर जाता, तब कुछ और डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो मुझे यह समझना है कि जब मैं क्वांटिटीज में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों रखूं, तो उन्हें ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड, जो भी बेसिक अरिथमेटिक होती है ना, जो हम लोग आज तक सीखते आए हैं बचपन में कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो भी सीखे हो ना, वो वेक्टर्स के लिए भी सीखना है, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले चैप्टर्स में जहां जहां अपने को वैसी क्वांटिटी मिले, जैसे और भी क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हो गए, और वहां पे कहीं उन 2
इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना हुआ या सब्ट्रैक्ट करना हुआ, है ना, वो कैसे करोगे? उनकी जो बेसिक मैथ्स है बच्चों, हम लोग उस पर ज्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं भाई, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट बात, इसे नोट कर लिया जाए भाई। मैं इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल फटाफट बोर्ड पर दिखाता हूं बच्चों। ये करंट सबसे फेमस एग्जांपल रहा है उस क्वांटिटी का जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हैं, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहां पे ये 5 एम्पीयर करंट इधर फ्लो करता हुआ और 5 एम्पीयर करंट ऐसे फ्लो करता हुआ, और निकल कितना रहा है? यहां पे 10 एम्पीयर निकल रहा है ना। तो 5 + 5 अगर यहां पे 10 हो रहा है बच्चों, और ये आपस में अगर 90 डिग्री पर भी दो तार लगाए गए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस 90 डिग्री को मैं अगर 10 डिग्री भी कर दूं, या मैं 20 डिग्री कर दूं, या मैं 30 डिग्री कर दूं, या फिर मैं कुछ भी 120 डिग्री भी कर दूं, इन दो तार के बीच में एंगल, मेरा रिजल्ट नहीं बदलेगा, रिजल्ट वही का वही रहने वाला है। यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई कुछ लॉज है, उस लॉ में उस एंगल पर डिपेंडेंसी आता है, पर यहां पर ये कुछ भी आपस में एंगल रहे, मेरा यहां पे करंट 10 एम्पियर ही निकलेगा। मतलब ये एक ऐसा है क्वांटिटी है जिसमें वैल्यू है। मतलब बोलते हैं ना 5 एम्पियर इस तरफ जा रहा है, 5 एम्पियर इस तरफ जा रहा है, तो 10 एम्पियर इधर से निकलेगा, क्योंकि 5 और 5 अड़ो के 10 हो जाएगा यहां पर इस वायर में टोटल ना चार्ज एम कंजर्व बोलकर, है ना। है ये क्वांटिटी में डायरेक्शन भी और वैल्यू भी, है ना, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 10 इस तरफ। बट यहां बताते वक्त हम लोग ये समझे कि ये एंगल बदलने पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई वो एंगल क्या है, मेरा आंसर नहीं बदलता है, वो 10 का 10 ही रहा। इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी ही है। आगे कभी समझेंगे कि भाई स्केलर के अलावा इसका एक और नाम है, बट ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट के बारे में सवाल आता है कि भाई वो स्केलर है या वेक्टर है। करंट एक स्केलर है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर लॉ ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो भाई करंट में वैल्यू डायरेक्शन होने के बाद भी उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करने की वजह से हम लोग इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर एक्सप्लेन करना चाहा कि अगर ये 90 डिग्री पर होता ना, तो इसका रिजल्ट अगर वेक्टर लॉ फॉलो करता तो ये कुछ अलग सा 5√2 एम्पीयर आता। मैं आगे बताऊंगा ये 5√2 क्यों आता है, ये अपने आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग वेक्टर लॉ समझेंगे तब समझ में आएगा ये आंसर क्यों आया, ठीक है। तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल रखा है बोर्ड पे बच्चों। थोड़ा ये डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बट ये मान के चलो 90 डिग्री मैंने दिखाने की कोशिश की है। 3D व्यू को मैंने 2D में डाला है ना, 3D व्यू को 2D में डालेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये यहां से कहीं पर अपना निकला था सुबह, है ना भाई, घूमने निकला था कुछ भी, स्कूल से या फिर स्कूल से आ रहा है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अब ये जा रहा है घर जा रहा है ये, ठीक है। ये घर गया, घर से कुछ काम किया और वापस वो यहां से इधर इस पेड़ के पास गया। इस पेड़ के नीचे भी कुछ काम रहा होगा, कुछ छुपा के रखा होगा बच्चे ने, या फिर कुछ भी रहा होगा अपना, उसके पर्सनल मैटर पर नहीं जाते हैं। तो यहां से जब 4 मीटर गया वो बच्चा और फिर वो यहां से 3 मीटर गया, तो इस बालक ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 + 3, तो 4 + 3 हो गया हमारा डिस्टेंस, मतलब 7 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई भाई? ये 4 है, ये 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई 5 मीटर। क्यों? आपस में 90 डिग्री बन रहा है यहां पर। और ये 5 मीटर कैसे हुआ, ये 5 मीटर कैसे हुआ, यही समझना है हम लोग को इस चैप्टर में, ठीक है। मैं जब 4 मीटर और 3 मीटर ऐसे के बीच में 90 डिग्री बना, तो ये लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर की हुई इस बच्चे की, ठीक है ना। ये 5 मीटर कैसे हुई, हम लोग इसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं बच्चों। मैं इसके बारे में और डिटेल करूं इसके पहले मुझे वेक्टर के कुछ सिंबल, कुछ रिप्रेजेंटेशंस, कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, उसके बारे में समझना है, फिर मैं वेक्टर अरिथमेटिक पर बातें शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग का पहला आर्टिकल है। तो मैं समझ चुका हूं कि भाई क्वांटिटीज अपने पास 2 तरह की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे बताते वक्त मुझे सिर्फ वैल्यू बताना है। वेक्टर बताते वक्त मुझे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बताना है, और सिर्फ डायरेक्शन भी काफी नहीं होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। और मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? मैं ग्राफिकली बच्चों एक लाइन बनाता हूं। समझ आ रहा है? मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा बच्चों, ये लाइन जितनी लंबी होगी उतना लंबा मैग्नीट्यूड होगा, जितना छोटा लेंथ दिखाएंगे उतना छोटा मैग्नीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू। मैं अगर बोलता हूं एक 10 न्यूटन का फोर्स है,
ठीक है, और एक 5 न्यूटन का फोर्स है, तो मैं 5 न्यूटन का लेंथ इधर आधा दिखा रहा हूं इस लेंथ के सामने, पता नहीं ठीक बना है नहीं बना है, बट इस लेंथ का ये आधा है, तो 10 न्यूटन इस तरफ धक्का लगाना और 5 न्यूटन इस तरफ धक्का लगाना, हम लोग एरो का साइज इस लेंथ, इस रे का लेंथ छोटा कर देंगे। ये रे का लेंथ, ये जो एरो है ना, ये लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड और एरो बताता है डायरेक्शन। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को बच्चों। इसे हम लोग कहते हैं टेल और इस वाले सिरे को कहते हैं हेड। ठीक है, ये एरो बताता हुआ डायरेक्शन, ठीक है, ये एरो बताता हुआ डायरेक्शन और ये लंबाई बताती हुई मैग्नीट्यूड। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब भी कॉपी पे बनाओगे, प्रेजेंट करोगे डायग्राम से, कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दोगे तो इस तरह हम लोग बनाने वाले वेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर। ठीक है, मैं बोलता हूं बच्चों, हम लोग के लेवल पर अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं भाई मैं 10 मीटर यहां से यहां गया, 10 मीटर यहां से यहां गया। ठीक है, मैंने रियल लाइफ में मैं मान लो इधर कहीं खड़ा हूं, मैं इस रूम के कोने से कहीं उस कोने पे जा रहा हूं। ठीक है, मैं 10 मीटर इधर गया, तो मैंने इसे डायग्राम कॉपी में प्रेजेंट किया। कॉपी प्रेजेंटेशन है ये, मतलब रियल लाइफ में जो भी हो रहा है उसे पेज पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को, मैं बोलूं भाई मैंने अगर इस वेक्टर को ऐसे ना करके मैं 10 मीटर ऐसे ना जाके 10 मीटर में अगर ऐसे जाता तो ऑब्वियसली मेरी वेक्टर बदलती। मैं अगर 10 मीटर इधर ना जाके मैं 10 मीटर थोड़ा इधर जाऊं तो ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। ये अलग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एक अलग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है। मतलब दो वेक्टर तब इक्वल माने जाते हैं बच्चों जब दोनों का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैं बोलता हूं मैं 10 मीटर इधर गया, दूसरा प्राणी बोलता है मैं 10 मीटर इधर गया, एक ही बात है? नहीं, एक बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का यहां पर वैल्यू तो भले ही सेम है बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। जब बच्चों क्वांटिटी में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होती है तब हम लोग कहते हैं वो क्वांटिटी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं अगर एक वेक्टर को 2 पाई एंगल से पर अगर रोटेट करूं, तो मैं अगर कुछ कोई भी थीटा से रोटेट करता हूं तो हो सकता है वेक्टर बदल जाए। बट अगर मैं एक वेक्टर को मैं बोला 10 मीटर में इधर जा रहा हूं, चलो छोड़ते हैं, अब ऐसे नहीं जाते हैं, चेंज करते हैं, 2 पाई एंगल रोटेट कर देते हैं और मैं वापस 10 मीटर उस एंगल पे जा रहा हूं। मैंने बोला भाई राम या जो भी विवेक, जो भी अगर वो 10 मीटर उधर गया, राम बहुत पुराना नाम हो गया, विवेक लेते हैं, विवेक अगर 10 मीटर उधर गया, ठीक है, तो मैं अगर 2 पाई एंगल घूम जाऊं फिर विवेक के रास्ते पे जाऊं और उतना ही जाऊं, तो मैं बोलूंगा भाई जिस तरफ विवेक गया मैं भी उस तरफ उतना ही उधर गया। ठीक है, मतलब हम लोग कहेंगे वो दोनों क्वांटिटी सेम रहेगी, वो दोनों वेक्टर सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज जब मैं 2 पाई एंगल इस वेक्टर को घुमा दूंगा तो अल्टीमेटली वही डायरेक्शन और वही वैल्यू अगर है तो मतलब दोनों वेक्टर सेम है। तो अगर किसी वेक्टर को हम लोग 2 पाई एंगल से रोटेट करते हैं बच्चों, वो वेक्टर नहीं बदलता। और वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, मैं अगर इधर बनाऊं या मैं फिर थोड़ा सा इधर बनाऊं उस डायग्राम को, या फिर मैं उसी वेक्टर को इधर रिप्रेजेंट करूं पेपर पे, या फिर मैं थोड़ा इधर रिप्रेजेंट करूं, बच्चों वेक्टर बदलता नहीं है। ये सारे फ्री वेक्टर्स हैं। वेक्टर तरह तरह के होते हैं, अगर हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे फ्री होती है, फिक्स होती है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्री वेक्टर्स की। फ्री वेक्टर्स की बात चल रही है भाई यहां पर, जिससे हम लोग पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। हम लोग के लेवल में जो वेक्टर की बात चल रही है बच्चों, ये फ्री वेक्टर्स है। मैं पहले बता दूं, किसी के मन में कोई ऐसी दुविधा ना आए, क्योंकि एक आध एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम लोग ये अगर शिफ्ट करेंगे तो शायद बदलाव आएगा, फर्क आएगा। मैं उस बारे में बात आगे करने वाला हूं जब हम लोग की उस वाले क्वांटिटी की बात होगी। वो क्वांटिटी के मैं नाम ले लेता हूं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो क्वांटिटी, वो है टॉर्क। हम लोग जब टॉर्क की बात करें, टॉर्क क्या है भाई? टर्निंग फोर्स है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग वेक्टर को अगर शिफ्ट करते हैं तो ना वैल्यू बदला, ना डायरेक्शन बदला, क्वांटिटी नहीं बदला, क्वांटिटी वैसे ही रहा। ठीक है, ओके। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। अगर मैं यहां पर 2 वेक्टर बना दूं बच्चों, 2 वेक्टर बना दूं, तो मैं अगर बोलता हूं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मैं अगर बोलता हूं बच्चों एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मैं अगर बोलता हूं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, मैं बोलता हूं अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो कौन सा एंगल देखा जाता है? जब 2 वेक्टर, जो भी 2 वेक्टर है उनको अगर हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन कर दें इस तरह, और यहां पर ये है बड़ा वाला एंगल, ये है छोटा वाला एंगल, है कि नहीं? ये है छोटा वाला एंगल, ये वाला,
ये छोटा वाला एंगल ही हम लोग का एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। हर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। तो ये एक एंगल बन सकता है और ये एक एंगल बन सकता है। अपने कौन सा वाला एंगल लेंगे? अपने ये वाला एंगल लेंगे, हाँ या ना, व्हेन दे आर जॉइंट टेल टू टेल। ये देखो टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद, मतलब बहुत लोग हो सकता है बच्चों जल्दबाजी में मैंने बोला ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और बोलोगे सर क्या ये वाला एंगल ले लें? ना, ये एंगल नहीं लेना है। ये एंगल अगर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा एंगल लेना है? मैं इसे डायग्राम को वापस बनाता हूं। अगर ये वेक्टर है एक और मैंने अगर ऐसा बनाया, मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, इसे पैरेलल शिफ्ट करूंगा ताकि दोनों टेल टू टेल लग जाए। अगर ये एक वेक्टर है, बाय द वे मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से, माथे पे एक एरो दिया जाता है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और ये एक वेक्टर मान लेते हैं बी, ठीक है। वेक्टर का सिंबल हुआ ए के माथे में एरो होना, मतलब वो वेक्टर है। बी वैल्यू बताती है और माथे पे एरो मतलब वेक्टर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग खाली ए या बी लिखते। तो मैंने इस वेक्टर को पैरेलली में शिफ्ट किया और टेल टू टेल लगाने पर जो ये एंगल बन रहा है, छोटा वाला एंगल, ये वाले एंगल को बच्चों हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बारी शुरू होती है बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। अभी तक हम लोग ने वेक्टर का रिप्रेजेंट किया, मैंने बताया वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर ग्राफिकली बोले तो एक लाइन बनाया जाएगा, ऊपर में एरो लगाया जाएगा। अगर मैं बात करूं सिंबलिकली तो सिंबल कैसा होता है? ए के माथे में ऐसा एरो का सिंबल दिया जाता है, ठीक है। ए बताता है वैल्यू, एरो बताता है कि उसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। और अब बात शुरू करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। अब बात शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ढेर तरह के बच्चों वेक्टर्स होते हैं। जिन वेक्टर में सिर्फ वैल्यू होती है पर वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर में तो दोनों होता है ना, वैल्यू और डायरेक्शन, वो वेक्टर जिसमें वैल्यू सिर्फ 1 होती है, यूनिट मतलब वैल्यू 1 है, जिसकी मैग्नीट्यूड जिसका 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। और अगर x के तरफ कोई वेक्टर है, ये बाई स्टैंडर्ड बोला गया। अब ये XYZ होता क्या है बच्चों? देखो XYZ ना, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। रियल लाइफ में सोचो, हम लोग क्या अपने आसपास कभी XYZ देख सकते हैं? नहीं। ये पेपर पर ना चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, या फिर अपने आसपास में ना चीजों को विजुअलाइज करने के लिए भाई वो किस कोऑर्डिनेट में है, हम लोग इमेजिनरी एक्सिस प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे तो अपने रूम में अगर बैठे हो तो अपने रूम के किसी एक कोने को ओरिजिन बोल दो और एक तरफ को अगर x बोले, है ना, अगर एक तरफ को x बोल दिए, इसे y बोल दिया, इसे z बोल दिए, बच्चों ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हो तो तुम्हें आसान होगा ये रिप्रेजेंट करने में या बताने में कि तुम्हारे घर में पंखा कहां लटका हुआ है, या ट्यूबलाइट कहां है, या तुम्हारा बेड कहां है, या तुम्हारे उस रूम में कोई फोटो फ्रेम दीवार पर कहां लगी हुई है, या उस रूम में चींटी कहां पर है, जो चींटी रेंगती हुई कहीं से कहीं जा रही है, कुछ भी इस तरह का। तो रिप्रेजेंट करने में चीजों को लोकेट करने में काफी आसान हो जाता है। ये एक्स वाई जेड, ये तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बारे में हम बात ऑलरेडी बचपन में कर चुके हैं। आई गेस एक्स वाई पे तो बहुत बात किए होंगे। जेड तीसरा है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें एक्स और वाई रहता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर तरफ ये पॉइंट करता है। बच्चों अगर ये ऊपर वाई है ना, नीचे माइनस वाई है। अगर बच्चों ये एक्स है ना, ये माइनस एक्स है। अगर ये जेड है, अंदर माइनस जेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने तीन स्टैंडर्ड मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया। जैसे मैं अगर 5 मीटर जा रहा हूं इस तरफ अलोंग एक्स, मैं सीधा अगर लिख दूं 5i कैप, तो भाई बात बन जाएगा। क्योंकि हम लोग ने स्टैंडर्ड क्या बनाया पता है, कि जब भी कोई चीज अलोंग i है, अच्छा कैप का मतलब कैप जनरली प्रेजेंट करता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है, वो उस वेक्टर की वैल्यू 1 है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है। और आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। कई बार ना मैं अगर लिखता हूं किसी वेक्टर को ऐसे ए कैप, समझ जाना बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। कैप मतलब मैं इसे कैप बोला हूं ना, तीखी वाली टोपी, ए कैप। और मैं कभी कभार ना ऐसे भी लिखूंगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये बच्चों सिंबल है मॉड्यूलस, मैं लिखता हूं वेक्टर ए का मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड अगर 5 है, इसका मतलब वेक्टर ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। मतलब मैंने इसके डायरेक्शन को यहां से छीन लिया, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है। कोई वेक्टर क्वांटिटी की मुझे सिर्फ वैल्यू बतानी है, तो मैं वेक्टर ए का मॉड लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं बच्चों लिखता हूं अगर 5i कैप मतलब 5 अलोंग एक्स एक्सिस। मैं बच्चों को बोलता हूं 5j कैप मतलब 5 अलोंग वाई एक्सिस। मैं बच्चों को बोलता हूं 5 या 10k कैप
तो 10 यूनिट्स मैं वॉक किया, मैंने बोला कि भाई मैं 10 मीटर मूव किया अलोंग z, या तो मैं वैसे बोलूं या बोलूं मैं 10 के कैप मीटर्स। तो 10 मीटर किस तरफ? अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस कहां है? बाहर की तरफ, इस तरह। मैं बोलता हूं बच्चों -10 के कैप, तो -10 के कैप का मतलब होता है ये सारे प्रेजेंटेशंस बनाए गए अपने लाइफ को आसान करने के लिए, चीजों को आसानी से बताने के लिए। मैंने जैसा बताया कि भाई ज्यादातर पेन पेपर पर जब लेके बैठते हैं बताते हैं कि 10 के कैप -10 के कैप, काफी आसान होता है लाइफ, रियल लाइफ में भी लगा सकते हो उसे, है ना। मैं बोलता हूं भाई मैं 10 के कैप गया, मतलब मैं इस तरफ गया। मैं बोलता हूं -10 के कैप, मैं इस तरफ गया। पहले बस हम लोग को बताना पड़ेगा मैं किसे एक्स बोल रहा हूं या आई कैप डायरेक्शन बोल रहा हूं, मैं किसे जे कैप बोल रहा हूं और मैं किसे के कैप बोल रहा हूं, मतलब जेड कैसे बोल रहा हूं। ये पहले बता दो, फिर बताने में बड़ा आसान होगा। मैं बोल रहा हूं भाई मैं इस तरफ जा रहा हूं, अच्छा किधर जा रहे हो? 10 के कैप। कितना गए? 10। किधर गए? के कैप, मतलब डायरेक्शन भी हो गया, वैल्यू भी हो गया, मतलब एक अच्छा तरीका हो गया वेक्टर रिप्रेजेंट करने का। मैं बोलता हूं -10 कैप के कैप, मतलब 10 मीटर्स किस तरफ? उल्टे जेड की तरफ। जेड ये है प्लस जेड, तो ये पीछे है माइनस जेड, ऊपर है वाई, नीचे है माइनस वाई। पहले ये सब की जरूरत क्यों नहीं पड़ी बच्चों? 11 के पहले जरूरत क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज 11 के पहले हम लोग सिर्फ 1D मोशन में बात कर रहे थे। याद करो, मैंने बताया अभी आज की क्लास की शुरुआत में क्या बताया, मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर उछालता हूं, तो मैं अगर ऊपर के डायरेक्शन को प्लस बोल दूं तो मैं बोलूंगा भाई +10 मीटर पर सेकंड। और ग्रेविटी नीचे काम कर रही है तो मैं बोलूंगा भाई ग्रेविटी कितनी है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? मैंने वहां पर ऊपर के डायरेक्शन को प्लस और नीचे के डायरेक्शन को माइनस बताया था, क्योंकि हम लोग सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते थे। बट जब मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे, मोशन इन 3D 3 डायमेंशंस, है ना, स्पेस की बात करेंगे, कहीं पे भी जा सकते हो जब, तो तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों, x, y, z। ठीक इसी बात को मैं डिटेल करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर पे मिलता हूं बच्चों तुम लोग से, और यहां तक कि सारी बातों को ध्यान से समझा जाए, सोचा जाए और नोट कर लिया जाए। अगले वाले लेक्चर में, अगले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को और इलाबरेट करेंगे और प्यार से समझेंगे। दिस मच फॉर टुडे। आराम से पढ़ते रहो, सीखते रहो, जो डाउट रहे जरूर बताना, हम लोग उस पर अगले वाले वीडियो में क्लैरिटी के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।